नमस्कार। नमस्कार। आज 11 फरवरी 2026 है। आज हम जिन खबरों पर बात करने वाले हैं उनमें एक बड़ा ही दिलचस्प कह सकते हैं विरोधाभास नजर आता है। अच्छा, किस तरह का विरोधाभास? एक तरफ तो देखिए देश के अंदर ही लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा स्तंभ यानी लोकसभा अध्यक्ष का पद, उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खासकर हिंद महासागर में एक बड़ी शक्ति के तौर पर अपनी धाक जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं संसद के गलियारों से। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अहम अवलोकन है। देश की आंतरिक राजनीति और विदेश नीति ये अक्सर एक दूसरे से जुड़ी ही होती हैं, भले ही वो ऊपर से कितनी भी अलग क्यों ना दिखें। तो पहली खबर ये है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष एक अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है। जी, और आरोप है पक्षपात का कि वे विपक्ष को सदन में बोलने का पूरा मौका नहीं दे रहे हैं। इस सुनने में तो बहुत गंभीर लगता है। पर क्या स्पीकर को हटाना वाकई इतना आसान है? क्या है इसकी प्रक्रिया? नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है ताकि अध्यक्ष का पद स्थिर रहे और उस पर आप समझिए रोज रोज राजनीतिक हमले ना हो। इसकी पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 94C में दी गई है। सबसे पहले तो ये कोई अचानक लिया जाने वाला फैसला नहीं हो सकता। विपक्ष को कम से कम 14 दिन पहले एक लिखित नोटिस देना होता है। 14 दिन का नोटिस? जी, ये 14 दिन का समय अध्यक्ष को अपना पक्ष तैयार करने और जवाब देने का मौका देता है। और क्या कोई भी एक सांसद ये नोटिस दे सकता है या इसके लिए भी कुछ नियम है? नहीं, नोटिस कोई भी दे सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव को सदन में रखने के लिए उसे कम से कम 50 लोकसभा सांसदों का समर्थन मिलना जरूरी है। 50 सदस्य? हाँ, ये नियम इसलिए है ताकि इस गंभीर प्रक्रिया का मजाक न बने। ऐसा न हो कि कोई एक सांसद अपनी नाराजगी में हर सत्र में प्रस्ताव ले आए। 50 सदस्यों का समर्थन ये दिखाता है कि ये एक गंभीर और सामूहिक चिंता का विषय है। मान लीजिए नोटिस भी दे दिया और 50 सांसदों का समर्थन भी मिल गया, उसके बाद तो वोटिंग होती होगी। या हमारे स्रोत में इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत का जिक्र है। ये साधारण बहुमत से कैसे अलग है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूआंस है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी क्लास में 100 सीटें हैं, पर 10 छात्र साल के बीच में स्कूल छोड़ चुके हैं, तो अब क्लास की असली ताकत 90 छात्रों की हुई। ठीक है। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है कि प्रस्ताव पास करने के लिए आपको इन 90 में से आधे से ज्यादा यानी 46 वोटों की जरूरत होगी। पूरी 100 सीटों में से 51 की नहीं। ओह अच्छा, तो लोकसभा के मामले में जो सीटें उस समय खाली हैं उन्हें हटाकर गिनती होती है। मतलब जो सदस्य उस समय मौजूद हैं और सक्रिय हैं, ये उनका बहुमत होता है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो ये है कि आज तक भारत के इतिहास में इस प्रक्रिया से किसी भी स्पीकर को हटाया नहीं जा सके। जी, ये सच है। तो फिर सवाल उठता है कि विपक्ष ये प्रस्ताव लाता ही क्यों है जब पता है कि सत्ताधारी दल के बहुमत के सामने ये प्रस्ताव गिर ही जाएगा? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है? यह एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, संसदीय प्रक्रियाएं हमेशा सफल होने के लिए नहीं होती। कई बार उनका उद्देश्य सांकेतिक होता है, एक संदेश देना। संदेश देना? हाँ, इस मामले में अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष के लिए यह दिखाने का एक तरीका है कि वे अध्यक्ष के व्यवहार से कितने नाराज हैं। इससे मीडिया का ध्यान खिंचता है, जनता के बीच एक नैरेटिव बनता है और सरकार पर एक नैतिक दबाव भी डालता है। मतलब भले ही प्रस्ताव गिर जाए लेकिन बहस तो होगी। एग्जैक्टली। और उस बहस के दौरान विपक्ष को अपनी बात पूरे देश के सामने रखने का एक बड़ा मंच मिलता है। तो ये एक राजनीतिक हथियार है जिसका मकसद पद से हटाने से ज्यादा अपनी असहमति को मजबूती से दर्ज कराना होता है। तो ये तो हुई देश की आंतरिक राजनीति की बात। अब जरा भारत की सीमाओं के बाहर देखते हैं, जहां भारत एक बिल्कुल अलग भूमिका में नजर आ रहा है। हिंद महासागर में भारत ने सेशल्स को $175 मिलियन का एक बड़ा विकास पैकेज दिया है और ये पैसा स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए है। जी, और ये भारत की विदेश नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। सेशल्स आप देखिए हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर है। अच्छा। ये उन समुद्री रास्तों पर है जहां से दुनिया का बहुत सारा व्यापार और तेल गुजरता है। और हम सब जानते हैं कि चीन पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति पर काम कर रहा है। हाँ, वो बंदरगाहों का नेटवर्क बनाने वाली बात। बिल्कुल, जिससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। क्या ये पैकेज उसी चीनी प्रभाव को कम करने की एक कोशिश है? बिल्कुल, ये भारत की सागर नीति का एक व्यावहारिक उदाहरण है। सागर का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। जी, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि एक पूरी रणनीति है। इसके तहत भारत अपने पड़ोसी द्वीपीय देशों को आर्थिक और सैन्य मदद देकर उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है। ये एक तरह से सॉफ्ट पावर और डिफेंस डिप्लोमेसी का मिश्रण है। इसी बीच थाईलैंड में भी एक राजनीतिक बदलाव हुआ है। अनुतिन चरणविराकुल नए प्रधानमंत्री बने हैं। इसका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर क्या कोई असर पड़ेगा? अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन
लेकिन थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। नई सरकार आने से नीतियों में बदलाव की संभावना तो हमेशा बनी रहती है। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि नए नेतृत्व के साथ भी संबंध उतने ही मजबूत बने रहें। और हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत का एक और बड़ा उदाहरण है अभ्यास मिलन 2026, जो विशाखापत्तनम में हो रहा है। 19 देश, 4000 प्रतिनिधि। ये तो कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं लगता। ये बिल्कुल भी छोटा आयोजन नहीं है। मिलन अब दुनिया के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यासों में से एक बन गया है। इसकी शुरुआत 1995 में सिर्फ 4 देशों के साथ हुई थी और आज 19 देश इसमें शामिल है। 4 से 19? हाँ, ये दिखाता है कि दुनिया की नौसेनाएं भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा प्रदान करने वाले एक जिम्मेदार देश के रूप में देखती हैं। इस अभ्यास के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और IONS कॉन्क्लेव का भी जिक्र है। ये क्या है? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू एक तरह से नौसैनिक शक्ति का भव्य प्रदर्शन है। इसमें सभी भागीदार देशों के युद्धपोत एक साथ परेड करते हैं। ये दोस्ती और आपसी विश्वास का प्रतीक है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ION कॉन्क्लेव यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। ये हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की नौसेनाओं के प्रमुखों का एक मंच है। यहाँ वे समुद्री डकैती, तस्करी, आपदा राहत जैसे मुद्दों पर मिलकर रणनीति बनाते हैं। तो एक तरफ शक्ति प्रदर्शन और दूसरी तरफ रणनीति। बिल्कुल, एक तरह से ये हिंद महासागर की मैरीटाइम पार्लियामेंट है जिसे भारत ने ही शुरू किया था। तो एक तरफ संसद में घमासान, दूसरी तरफ समुद्र में कूटनीति। अब बात करते हैं भविष्य की। विज्ञान और तकनीक में भारत एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। जी। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम वैली स्थापित की जा रही है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये शब्द सुनते ही भविष्य की फिल्में याद आ जाती हैं। पर ये है क्या, और इसके लिए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट क्यों रखा गया है? आपका उत्साह जायज है क्योंकि ये तकनीक वाकई भविष्य बदलने वाली है। इसे सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे आज के कंप्यूटर बिट्स पर काम करते हैं। एक बिट या तो 0 हो सकता है या 1, ऑन या ऑफ। बिल्कुल, जैसे एक स्विच। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स पर काम करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के एक जादुई सिद्धांत सुपरपोजिशन के कारण एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है। एक ही समय में दोनों? ये तो दिमाग चकरा देता है। एक ही समय पर ऑन और ऑफ दोनों। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है असाधारण कंप्यूटिंग पावर, क्योंकि एक क्यूबिट एक साथ 2 वैल्यू रख सकता है, 2 क्यूबिट्स 4 रख सकते हैं, 3 क्यूबिट 8। ये शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। अच्छा। सिर्फ 300 क्यूबिट वाला एक क्वांटम कंप्यूटर, ऐसा माना जाता है, ब्रह्मांड में मौजूद सभी परमाणुओं से भी ज्यादा गणनाएं एक साथ कर सकता है। इसीलिए ये वो समस्याएं सुलझा सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटरों के लिए भी नामुमकिन है। जैसे नई दवाएं और मटेरियल खोजना, मौसम का बिल्कुल सटीक अनुमान लगाना और आज के सबसे सुरक्षित एन्क्रिप्शन को तोड़ना। 6000 करोड़ फिर भी एक बहुत बड़ी रकम है। कई लोग कह सकते हैं कि ये पैसा स्वास्थ्य या शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, न कि एक ऐसी तकनीक पर जिसका फायदा शायद दशकों बाद मिले। क्या ये निवेश सही है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, ये एक दाव है, भविष्य पे लगाया गया एक बड़ा दाव। जिस देश के पास क्वांटम कंप्यूटिंग में महारत होगी, उसके पास 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा की चाबी होगी। अगर भारत इसमें पीछे रह गया तो हम तकनीक के लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। ये नेशनल क्वांटम मिशन और अमरावती क्वांटम वैली सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत को एक नॉलेज इकोनॉमी और तकनीकी महाशक्ति बनाने की नींव है। चलिए भविष्य की इस रोमांचक दुनिया से अब जरा आज की जमीनी हकीकत पर आते हैं, जहां खेल और सामाजिक न्याय की कुछ बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती है। जी, ये उनका 8वां खिताब है और उन्होंने फाइनल में केरल को हराया। सर्विसेज की टीम में भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाड़ी होते हैं। उनकी जीत अनुशासन और टीम वर्क का एक बेहतरीन उदाहरण है। और एथलेटिक्स में भी खबर है। हाँ, एशियन इंडोर एथलेटिक्स में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल तेजस्विन शंकर ने हेप्टाथलॉन में जीता। हेप्टाथलॉन 7 अलग अलग एथलेटिक इवेंट्स का एक बहुत ही मुश्किल कॉम्बिनेशन होता है और इसमें जीतना एक खिलाड़ी की वर्सेटैलिटी को दिखाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे दिल छू लेने वाली खबर है वो है न्यायिक समावेशन के क्षेत्र से। थान्या नाथन सी केरल की पहली पूरी तरह से दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। ये तो एक ऐतिहासिक क्षण है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक क्षण है। ये उस धारणा को तोड़ता है कि शारीरिक अक्षमता किसी की काबिलियत को सीमित कर सकती है। उनकी नियुक्ति सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह लाखों दिव्यांगजनों के लिए एक उम्मीद की किरण है। और इससे न्यायपालिका और ज्यादा समावेशी बनती है। बिल्कुल, जब अलग अलग पृष्ठभूमि और अनुभवों वाले लोग जज बनते हैं तो न्याय का दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। और उनकी नियुक्ति के पीछे सुप्रीम कोर्ट का 2025 का एक फैसला भी है, जिसमें कहा गया था कि विकलांगता न्यायिक सेवा में बाधा नहीं है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थान्या नाथन सी की नियुक्ति उस फैसले
फैसले की एक जीती जागती मिसाल है। ये दिखाता है कि कैसे अदालत के प्रगतिशील फैसले जमीनी स्तर पर बदलाव ला सकते हैं। वाकई एक बहुत ही शानदार चर्चा रही। हमने संसद की राजनीति से लेकर समुद्र की कूटनीति और क्वांटम भविष्य से लेकर मानवीय जीत तक की यात्रा की। अब इसे उन लोगों के लिए समेटते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इन घटनाओं को देख रहे हैं। मुख्य बातें क्या हैं? जरूर। अगर हम प्रीलिम्स के नजरिए से देखें तो कुछ सीधे तथ्य बहुत जरूरी हैं। पहला, अनुच्छेद 94C जो लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया से जुड़ा है। दूसरा, भारत की सागर नीति का पूरा नाम और इसका उद्देश्य। तीसरा, अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन स्थल जो कि विशाखापत्तनम है। ठीक है। चौथा, भारत की पहले क्वांटम वैली अमरावती आंध्र प्रदेश में बन रही है। और पांचवा, तेजस्विन शंकर का नाम और उनका खेल हेप्टाथलॉन। और अगर मेंस के नजरिए से विश्लेषण करें तो मेंस के लिए 3 बड़े सवाल बनते हैं। पहला, GS2 पॉलिटी में लोकसभा अध्यक्ष के पद की निष्पक्षता संसदीय लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हालिया घटनाओं के संदर्भ में इस पर सवाल आ सकता है। बिल्कुल। दूसरा, GS2 IR में हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव की पृष्ठभूमि में भारत की सागर नीति और मिलन जैसे अभ्यासों की रणनीतिक प्रासंगिकता क्या है। और तीसरा, GS3 साइंस एंड टेक में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत को भविष्य की तकनीकों में आत्मनिर्भर बनाने में कैसे मदद कर सकता है और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं। तो ये थी आज की गहन चर्चा। अगर आप दुनिया की पेचीदगियों को इसी तरह गहराई से समझना चाहते हैं तो AI ज्ञान लैब को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको रोजाना की खबरों का विश्लेषण, जटिल विषयों पर स्पष्ट वीडियो और नोट्स भी मिलते हैं। चलते चलते बस एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने आज देखा कि थानिया नाथन सी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से संभव हुई। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में ऐसे कितने और सकारात्मक बदलाव हैं जो बस एक